गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी 94 ऐसी व्यू पॉइंट। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, करंट अफेयर प्रिंस कुमार श्रृंखला के अंतर्गत आपको करंट अफेयर से संबंधित 10 वीडियो कराए जाते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के करंट अफेयर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले देखें क्या कुछ है खास, इस मोटिवेशन के साथ शुरू करें वीडियो को। सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद करनी पड़ती है मंजिल पाने के लिए, चलने की जिद करनी पड़ती है मंजिल पाने के लिए। यानी सिर्फ सोचने से हमें तमन्नाओं के सहारा नहीं मिल सकते हैं, अर्थात हमें काम करना होगा, चलने की जिद करनी होगी, परिश्रम करना होगा और तभी हम जाके सफल हो पाएंगे। सफल होने के लिए हमें चलना होगा, जिद करना होगा, सिर्फ सोचना नहीं होगा। अर्थात हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ सपने नहीं देखने होंगे, सपनों को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी करना होगा, चलना भी होगा और जिद भी करना होगा। तो शुरू करते हैं क्या कुछ है खास, देखते हैं आज के इस करंट अफेयर्स में। एनटीए में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? ठीक है दोस्तों, ई मेडिकल वीजा की शुरुआत भारत ने किस पड़ोसी के साथ की है? आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? 18वीं लोकसभा चुनाव में विजयी सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्ट पार्टनर देश कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट वाला देश कौन सा है? ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट वाला देश कौन सा है? 2024 में योग दिवस की थीम क्या थी? 2024 में योग दिवस की थीम क्या थी? दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज यानी रेल पुल किस नदी पे बनाया जा रहा है? और DRDO द्वारा परीक्षित स्मार्ट क्या है? DRDO द्वारा परीक्षित स्मार्ट क्या है? तो इनके उत्तरों को देखते हैं, साथ साथ में बहुत सारे और भी तथ्य होंगे जिसे आप नोट करते चले जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह श्रृंखला, जो कि आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ PCS की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं क्या कुछ है खास इसके उत्तर को। एनटीए में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो राधा कृष्णन, इसरो के पूर्व चेयरमैन है के राधा कृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन कौन है? राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन इसरो के पूर्व चेयरमैन है। इसरो जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में, इसरो जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में, इससे पहले 1962 में इसे अंतरिक्ष आयोग के नाम से बताया गया था। फिर इसरो 1969 में बनाया गया, इसरो 1969 में बनाया गया और इसरो के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष है राधाकृष्णन की राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किसकी अध्यक्षता में यानी राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कितनी सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है? 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और ये 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सौंप देगी। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, वर्तमान में नीट यूजी की परीक्षाओं के कारण नीट यूजी परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर एनटीए पर बहुत ही अधिक सवाल उठ रहे हैं। एनटीए के सारे एग्जाम को कैंसिल किया जा रहा है। एनटीए के द्वारा हाल ही में नेट का एग्जाम जो यूजीसी नेट का कराया गया था वो भी रद्द कर दिया गया। साथ में एनटीए के द्वारा जितने भी एग्जाम अभी तक कंडक्ट कराए जाने थे सबको रद्द कर दिया गया है, हटा दिया, स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। और इसमें सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। एनटीए में सुधार के लिए कमेटी बनाई गई राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? राधाकृष्णन होंगे और सदस्य कितने इसमें? 7 हैं। दोस्तों एनटीए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। एनटीए जिसकी स्थापना कब हुई थी? एनटीए जिसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2017 में। एनटीए जिसकी स्थापना 2017 नवंबर 2017 में देश भर में तो परीक्षाओं को संचालित, भर्ती परीक्षाओं को संचालित करने के लिए और प्रवेश परीक्षाओं को संचालित करने के लिए एनटीए की स्थापना हुई थी। देश भर में भर्ती परीक्षाओं को संचालित करने के लिए और किसके लिए? प्रवेश परीक्षाओं को संचालित करने के लिए एनटीए की स्थापना हुई थी। जिससे इसके पहले एनटीए का जो कार्य अब एनटीए कर रहा है उससे पहले सीबीएसई कर रही थी और बहुत अलग संस्थाएं कर रही थी, किंतु अब ये एनटीए कर रहा था। ठीक है, एनटीए वर्तमान में सबसे अधिक विवादों में है। यूजीसी जो नीट यूजी की परीक्षा, नीट यूजी की परीक्षा थी, नीट यूजी की परीक्षा, उसमें बहुत अधिक पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया गया है, धांधली हुई है और इसकी वजह से अभी फिर से भी नीट का रीलीक हो रहा है जैसे 1500 कुछ बच्चों का। साथ में एनटीए के अन्य एग्जाम जैसे कि अभी हाल ही में यूजीसी नेट का एग्जाम कराया गया था, तो यूजीसी नेट के एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया है। दोस्तों यूजीसी के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है यूजीसी, ठीक है, यूजीसी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में। कब हुई थी? 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई थी
यूजीसी की स्थापना हुई थी और एक्ट आया था 1956 में। एक्ट कब आया था? 1956 में। एक्ट कब आया था? 1956 में। ठीक है, एक्ट कब आया था? 1956 में। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले अनुदान या विश्वविद्यालयों के संबंधित नियमों का निर्माण कौन करता है? यूजीसी करती है। अभी हाल ही में यूजीसी के द्वारा बहुत सारे शैक्षिक स्तर पर यानी हायर स्तर पर परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में यूजीसी के द्वारा देश भर के फर्जी विश्वविद्यालयों की जो सूची है वो भी जारी की गई, जिसे सावधान किया गया कि बच्चे इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश ना लें। देश भर में जो फर्जी विश्वविद्यालय हैं उनकी भी सूची जारी की गई। तो याद रखिएगा दोस्तों, एनटीए अभी जैसे एनटीए के द्वारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम रख किया गया था, उसके द्वारा ये यूजीसी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और एनटीए का गठन कब हुआ था? नवंबर 2017 में। ये जरूर याद रखिएगा, एनटीए का गठन कब हुआ था? नवंबर 2017 में हुआ था। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीए इस समय सबसे अधिक विवादों में है और सबसे अधिक चर्चा में है। एनटीए सबसे अधिक विवादों में और सबसे अधिक चर्चा में है। एनटीए में सुधार के लिए जो समिति गठित की गई उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन जी। डॉक्टर के राधाकृष्णन जी कर रहे हैं, इसरो के पूर्व चेयरमैन है ये। और इसमें 7 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें रणदीप गुलेरिया जी भी हैं और अन्य आईआईटीएन भी, अन्य आईआईटी के सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ई मेडिकल वीजा की शुरुआत, ई मेडिकल वीजा की शुरुआत भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ मिलकर की है? ई मेडिकल वीजा की शुरुआत भारत ने बांग्लादेश के साथ की है। किसके साथ की है? बांग्लादेश के। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। यानी बांग्लादेश के नागरिक अब भारत में इलाज कराने के लिए ई मेडिकल वीजा प्राप्त कर सकते हैं। बांग्लादेश के नागरिक भारत में इलाज कराने के लिए अब ई मेडिकल वीजा प्राप्त कर सकते हैं और इस मेडिकल वीजा से भारत में आकर वो अपने इलाज करा सकते हैं, किसी भी रोग का इलाज करा सकते हैं। और इसके लिए हाल ही में समझौता ज्ञापन हुआ है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी इस समय भारत की राजकीय यात्रा पे, भारत की राजकीय यात्रा पे हैं। यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारत के नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद, तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहले राजकीय अतिथि के रूप में कौन से देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की? तो पहले राजकीय अतिथि के रूप में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने भारत की यात्रा की। पहले राजकीय अतिथि के रूप में किसने यात्रा की है? शपथ ग्रहण करने के बाद। शपथ ग्रहण करने के दौरान तो कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रमुख नेतृत्वकर्ता शामिल थे शपथ ग्रहण के दौरान, किंतु शपथ ग्रहण करने के बाद पहले राजकीय अतिथि के रूप में किसे राजकीय अतिथि के रूप में कौन भारत की यात्रा करने आया है? तो भारत के पड़ोसी देश से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। कौन आए हैं? शेख हसीना जी। जबकि प्रधानमंत्री के बनने के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्रा रही थी वो G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली की रोम यात्रा रही थी। इटली में हुई थी। इटली में जो G7 समिट हुआ था वहां पर भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे G7 समिट में। आपको पता ही होगा G7 समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट था, जो कि इस बार इटली में हुआ है। इस बार इटली में हुआ है। 2024 का G7 समिट इटली में हुआ है। 2025 का G7 कहाँ होगा? कनाडा में होगा। दोस्तों 2025 का G7 समिट कहाँ होगा? कनाडा में होगा। याद रखिएगा दोस्तों, 2025 का G7 कहाँ होगा? कनाडा में होगा। ठीक, G7 में कौन कौन से देश हैं तो आपको पता ही है। G7 में इटली है, जापान है, जर्मनी है, यूएसए है, यूके है, कनाडा है और फ्रांस है। ठीक, याद रखिएगा इतने देश हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। तो ई मेडिकल वीजा की शुरुआत बांग्लादेश ने, भारत ने किस देश, पड़ोसी देश के साथ की? बांग्लादेश के साथ की है। बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश इसकी राजधानी क्या है? ढाका। ढाका में क्या है? ढाका में आपको पता ही है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है वो तीस्ता नदी जल विवाद है। भारत और नदी के बीच जो जल बंटवारे को लेकर विवाद है तीस्ता नदी जल बंटवारा है। और तीस्ता नदी के मास्टर प्लान के लिए बांग्लादेश ने घोषणा की हो कि चीन से कर्ज लेगा। किससे कर्ज लेगा? चीन से कर्ज लेने की घोषणा कर चुका है बांग्लादेश। अब चीन से कर्ज लेगा तीस्ता नदी मास्टर प्लान के लिए, तीस्ता नदी जल बंटवारे के मास्टर प्लान के लिए किससे कर्ज लेने का घोषणा कर चुका है? बांग्लादेश ने चीन से घोषणा की है कि चीन से वो कर्ज लेगा। क्या किया है? चीन से घोषणा कर चुका है कि वो कर्ज लेगा चीन से। ठीक है, तीस्ता नदी जल बंटवारे के लिए। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में त्रिपुरा के सबरम में जो स्थापित किया गया है पुल, वो भी सेती पुल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पुल है, सेती पुल। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अयन्ना पी चिंता कयाला बने। अयन्ना कौन बने हैं? अयन्ना पी चिंता कयाला कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? अयन्ना पी चिंता कयाला। अयन्ना पी चिंता कयाला आंध्र प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। आपको पता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, जहां पर टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीती है। 135 सीटें जीत के सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की और उसी टीडीपी से
अय्यन्ना पी चिंतकयाला जी, अय्यन्ना पी चिंतकयाला जी आंध्र प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बना चुके हैं अय्यन्ना पी चिंतकयाला। अय्यन्ना पी चिंतकयाला कौन बनाए गए हैं? आंध्र प्रदेश विधानसभा के। आंध्र प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 153 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं? 153 सीटें हैं। जबकि लोकसभा में वहां पर कितनी सीटें हैं? 17। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 17। और लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 17। और फिर राज्यसभा में कितनी है? 7। राज्यसभा में कितनी है? 7। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 17-7। ठीक, आंध्र प्रदेश विधानसभा में 153 सीटें। आंध्र प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 153 सीटें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 18वीं लोकसभा चुनाव में विजयी सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? 18वीं लोकसभा के चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा। अभी अप्रैल मई जून महीने में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, जिसका रिजल्ट 4 जून को घोषित किया गया। 4 जून को रिजल्ट के बाद से 4 जून को जो रिजल्ट घोषित हुआ, उसके बाद से जब शपथ ग्रहण हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी का 8 जून को, और उसके बाद से शपथ ग्रहण यानी जब राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं सांसदों को, यानी मंत्रियों, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं और मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, उसके बाद सांसदों को शपथ दिलाने का क्रम आता है। यानी संवैधानिक तौर पे राष्ट्रपति को ही हर सांसद को शपथ दिलाना होता है। संवैधानिक तौर पे राष्ट्रपति को ही हर सांसद को शपथ दिलाना होता है, किंतु राष्ट्रपति महोदय अपने इस कार्यभार को प्रोटेम स्पीकर को सौंप देते हैं। अपने इस कार्यभार को प्रोटेम स्पीकर को सौंप देते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर होता है, वो उसका काम क्या होता है? जो नई लोकसभा का चुनाव हुआ है, नई लोकसभा चुनाव के जितने भी विजयी सांसद हैं, विजयी सांसदों को शपथ दिलाई जाए। जितने भी विजयी सांसद हैं उन्हें क्या किया जाए? शपथ दिलाई जाए। विजयी सांसदों को लोकसभा की शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर विजयी सांसदों के यानी शपथ, यानी जो नई लोकसभा चुनाव होता है, नई लोकसभा चुनाव के बाद जो प्रधानमंत्री और मंत्री शपथ ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक नई लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं यानी स्पीकर हैं वो नियुक्त नहीं हो जाते। नए लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो नहीं चुन लिए जाते। नए लोकसभा के अध्यक्ष जो है चुन लिए जाते हैं, तब तक प्रोटेम स्पीकर अपना कार्य करता है। यानी प्रोटेम स्पीकर जो करता है, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, लोकसभा अध्यक्ष को चुनने का जो चुनाव होता है, वो भी कार्य उसी के निर्देशन में होता है, उसी के नियंत्रण और निर्देशन में होता है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किया गया है 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए? 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया। किसे किया गया है? भर्तृहरि महताब। ठीक है, भर्तृहरि महताब। ठीक है, भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव में विजयी सांसदों को शपथ दिलाने के लिए किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो 18वीं लोकसभा में विजयी सांसदों को शपथ दिलाने के लिए भर्तृहरि महताब को क्या किया गया है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य विजयी सांसदों को शपथ दिलाना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री और मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिला दी गई है। और जो ये शपथ है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दी जाएगी। भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विजयी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। विजयी सांसदों को शपथ भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार शपथ दिलाई जाएगी। देखिए, अनुसूची 2 का संबंध किससे है? वेतन भत्ते से। किससे है? वेतन भत्ते से है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, ये अनुसूचियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनुसूची 1 का संबंध राज्यों के से है, अनुसूची 2 का संबंध वेतन भत्ते से है, अनुसूची 3 का संबंध शपथ से है, अनुसूची 4 का संबंध किससे है? अनुसूची 4 का संबंध राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है, अनुसूची 5 का संबंध अनुसूची क्षेत्रों में विशेष प्रशासन से संबंधित है, जिसमें अमेय त्रिभुज को छोड़ दिया जाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ दिया जाता है। 6वीं अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से है। 6वीं अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और राज्य से है। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची का संबंध दर बदल से है। 10वीं अनुसूची का संबंध दर बदल से है। और 11वीं अनुसूची का संबंध ग्राम पंचायतों से है। 11वीं अनुसूची का संबंध ग्राम पंचायतों से। और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पंचायतों से, जबकि 7वीं अनुसूची का संबंध संघ शासित प्रदेश से है। संघ शासित प्रदेश से। दोस्तों याद रखिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी अनुसूची आपको एक साथ बता दी है, इसे जरूर अपने कागज में नोट डाउन कीजिएगा, सुनिएगा, सुनते सुनते याद जरूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला यानी लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली ने शुरू किया है क्या, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। ये भारतीय पासपोर्ट धारकों और ओसीआई कार्ड धारकों को बहुत ही शीघ्रता से इमिग्रेशन के लिए यानी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यानी ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, यानी जो अप्रवासी हैं जिनके पास ओसीआई कार्ड धारक है, यानी ओसीआई कार्ड कब आया था, 2003 में आया था। ओसीआई कार्ड कब आया था, 2003 में आया था, जबकि इससे पहले पीओआई कार्ड, पीओआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, पीआईओ कार्ड था, फिर उसे बदल दिया गया 2003 में, और 2005 से ओसीआई कार्ड ही मान्य है। पीओआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड क्या हुआ है, अब बंद कर दिया गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड रोक दिया गया है। जबकि ओसीआई ओवरसीज इंडियन सिटीजन ओसीआई कार्ड है, उसे जारी किया गया है। ओसीआई कार्ड धारकों और भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए ये सुविधा होगी। कौन सी सुविधा होगी, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम एफटीआई टीटीपी लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसकी जो शुरुआत किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो वो है अमित शाह, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अमित शाह के द्वारा किया गया है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अमित शाह के द्वारा किया गया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्ट पार्टनर देश कौन सा बना है। भारत का नौवां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्ट पार्टनर देश कौन सा बना है, तो अभी हाल ही में एमपी ईडा के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यूएई, एमपी ईडा के द्वारा एमपी ईडा, ठीक है, एमपी ईडा के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यूएई भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्ट पार्टनर बन गया है। यूएई भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बन गया है, एक्सपोर्ट पार्टनर बन गया है, सी फूड एक्सपोर्ट पार्टनर बन गया है एमपी ईडा ने अभी हाल ही में जो आंकड़े जारी किए गए। दोस्तों, यूएई जिसकी राजधानी है दुबई, यूएई जिसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी, यूएई जिसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी, यूएई जिसकी राजधानी है अबू धाबी, और यूएई में ही दुबई में सबसे बड़ा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। यूएई में ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत क्या है, बुर्ज खलीफा है। और यूएई में ही दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी स्थापित किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा यूएई में ही। यूएई के द्वारा प्रोजेक्ट होप यानी होप प्रोब छोड़ा गया था मंगल मिशन के लिए। होप प्रोब छोड़ा गया था किसके लिए, मंगल मिशन के लिए। यूएई के द्वारा मंगल मिशन के लिए कौन सा परीक्षण किया गया था, तो होप प्रोब किया गया था, ठीक है, जिसे होप प्रोब नाम दिया गया था, होप प्रोब, ठीक। तो एमपी ईडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। एमपी ईडा मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में, यानी जो समुद्री उत्पाद हैं उनको निर्यात करने के लिए, समुद्री उत्पादों के निर्यात और विकास के लिए किस अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, तो एमपी ईडा की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, एमपी ईडा की स्थापना की गई थी 1972 में, सॉरी यहाँ पे 1992 लिखा था मैंने, 1972 है, कब हुआ था, 1972 में। एमपी ईडा की स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी एमपी ईडा की स्थापना। एमपी ईडा के द्वारा जो जारी आंकड़े हैं, भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्ट पार्टनर देश कौन सा बन गया है, वो है यूएई। कौन है, यूएई, कौन है, यूएई। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा वो पार्टनर कौन सा है, यूएई है, ठीक है। अगला देखते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट वाला देश कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट वाला देश कौन सा है, तो जी हाँ दोस्तों, वो देश है भारत। जी हाँ दोस्तों, वो दोस्तों कौन सा है, भारत। कौन सा है, भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट वाला देश बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट वाला देश बन गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट किसका है, तो सबसे बड़ा यूएसए का है। सबसे बड़ा किसका है, यूएसए का है। दूसरे नंबर पे चाइना का है, तीसरे नंबर पे है इंडिया का। तीसरे नंबर पे किसका है, इंडिया का, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे बड़ा घरेलू मार्केट किसका है, घरेलू एयरलाइन मार्केट किसका है, यूएसए का है। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे कौन है, भारत है। तीसरे नंबर पे कौन है, भारत है। दोस्तों याद रखिएगा, यूएसए जिसकी राजधानी है क्या, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन किस नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे है। चीन जिसकी राजधानी है बीजिंग, चीन जिसकी राजधानी क्या है, बीजिंग है, ठीक है। चीन जिसके राष्ट्रपति सी जिनपिंग, चीन जिसके राष्ट्रपति क्या है, सी जिनपिंग है। और भारत के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, भारत में नए प्रधानमंत्री को निर्देशन किया गया है, नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। जिसमें रक्षा मंत्री कौन बनाएंगे, राजनाथ सिंह जी हैं। अमित शाह जी को गृह मंत्री का पद दिया गया है। वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी, ठीक है। तो अश्विनी
अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी हैं रेल मंत्री। अश्विनी वैष्णव जी को रेल मंत्रालय का पद दिया गया है। और ऐसे ही कुल 72 मंत्री, प्रधानमंत्री से कुल 72 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। 72 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 72 मंत्रियों को, जैसा कि आपको पता ही है, भारतीय संविधान के अनुसार अधिकतम 15%, यानी भारतीय संविधान का जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, 91वें संविधान संशोधन के अनुसार टोटल कुल 15% लोगों को ही क्या किया जा सकता है, टोटल कुल 15% लोगों को ही मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यानी टोटल अधिकतम 15% होंगे और न्यूनतम जो है वो 12। न्यूनतम कितने होंगे? 12। न्यूनतम कितने होंगे? 12। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। 2024 में योग दिवस की थीम क्या थी? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 में इसके मनाए जाने की घोषणा की गई थी और 2015 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है। और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 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 दोस्तों याद रखिएगा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी 2024 में योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी 2024 में क्या किया गया? योग दिवस मनाया गया। 2024 में जो योग दिवस मनाया गया उसमें थीम क्या रखी गई? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी 21 जून को मनाया गया। प्रधानमंत्री जी इस दौरान योग जो मनाने गए थे वो कश्मीर में मनाए। भारत ने योग दिवस, भारत के प्रधानमंत्री ने योग कहाँ किया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने योग दिवस के अवसर पर योग कश्मीर में किया था। कहाँ किया था? कश्मीर में सेना के जवानों के साथ किया था। किसके साथ किया था? सेना के जवानों के साथ किया था। दोस्तों याद रखिएगा, कश्मीर में सेना के जवानों के साथ किया था। फिर अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज किस नदी में बन रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज किस नदी में बन रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब नदी में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? चिनाब नदी पे बन रहा है। किस नदी में बन रहा है? चिनाब नदी पे बन रहा है। किस नदी में बन रहा है? चिनाब नदी पे बन रहा है। और ये 359 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 359 मीटर ऊंचा है, जिसपे अभी हाल ही में ट्रायल किया गया था। क्या किया गया था? अभी हाल ही में क्या किया गया? ट्रायल किया गया। जिसमें अभी हाल ही में क्या किया गया? ट्रायल किया गया। 359 मीटर ऊंचा है और इस पे अभी हाल ही में क्या किया गया? ट्रायल किया गया है। जिसमें अभी हाल ही में क्या किया गया? ट्रायल किया गया है। इस ट्रायल में परीक्षण कर लिया गया है। इसका ट्रायल परीक्षण कर लिया गया है। और ये कौन से खंड पे है? कटरा बनिहाल खंड पे है। किस खंड पे है? कटरा बनिहाल खंड पे है। ये जो रेल लाइन है किस खंड में बनाया जा रहा है? कटरा बनिहाल रेल खंड में बनाया जा रहा है। कटरा बनिहाल खंड में बनाया जा रहा है, जो सलंगदान और रियासी जिलों के बीच होगा। कौन से जिलों के बीच? सलंगदान एवं रियासी। सलंगदान और रियासी जिले के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज किस नदी में बन रहा है? तो चिनाब नदी में बन रहा है। चिनाब नदी पे जो भारत की जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसे याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछता है। बची, सची, दुची। बची, सची, दुची। बगलिहार, स से सलाल और दुलहस्ती। ये 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो चिनाब नदी पर हैं। किस नदी पर हैं? चिनाब नदी पर। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। बहुत पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। चिनाब नदी पे जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसका कोड है बची, सची, दुची। झेलम नदी पे है तुलबुल। झेलम नदी कौन सा है? तुलबुल। झेलम नदी कौन सी जल विद्युत परियोजना है? तुलबुल है। याद रखिएगा, बची, सची, दुची, तुझे याद रखेंगे कोड। तुलबुल जो है किस नदी पे है? झेलम नदी पे। तुलबुल किस नदी पे है? झेलम नदी पे। याद रखिएगा दोस्तों, तुलबुल किस नदी पे है? झेलम नदी पे। बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती चिनाब नदी पे है, जबकि तुलबुल किस नदी पे है? झेलम नदी पे। तुलबुल किस नदी पे है? झेलम नदी पे। याद रखिएगा दोस्तों, झेलम नदी पे। ठीक है दोस्तों, तो चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज का ट्रायल किया गया है, जो कटरा बनिहाल रेलखंड के बीच होगा। कटरा बनिहाल रेलखंड के बीच में होगा।
फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डीआरडीओ द्वारा परिचित स्मार्ट क्या है? डीआरडीओ द्वारा परिचित स्मार्ट क्या है? स्मार्ट क्या है? स्मार्ट है पनडुब्बी रोधी मिसाइल। स्मार्ट क्या है? पनडुब्बी रोधी मिसाइल। स्मार्ट क्या है? पनडुब्बी रोधी मिसाइल। स्मार्ट क्या है? पनडुब्बी रोधी मिसाइल है। 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 डीआरडीओ द्वारा परिचित स्मार्ट क्या है? पनडुब्बी रोधी मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा परिचित स्मार्ट क्या है? पनडुब्बी रोधी मिसाइल है। ध्यान उसको याद रखिएगा। डीआरडीओ द्वारा परिचित स्मार्ट क्या है? पनडुब्बी रोधी मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा परिचित स्मार्ट क्या है? पनडुब्बी रोधी मिसाइल है, जिसका परीक्षण कहाँ से किया गया था? उड़ीसा तट से किया गया था। कहाँ से किया गया था? उड़ीसा तट से किया गया था। उड़ीसा तट से किया गया था। जिसका परीक्षण कहाँ से किया गया था? ओडिशा तट से किया गया था। ओडिशा, जिसमें अभी हाल ही में जो विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं सुरमा पाठी जी को बनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुरमा पाठी जी को बनाया गया है। ओडिशा में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, ओडिशा विधानसभा चुनाव में से 135 में से 78 सीटें 78 सीटें 78 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी ने। सुरमा पाठी जी विधानसभा अध्यक्ष बनी है। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने नवीन पटनायक का स्थान लिया है। नवीन पटनायक जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो था पवन चामलिंग के नाम उसे नहीं तोड़ पाया। दूसरे नंबर पे है, यानी सबसे अधिक समय तक दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड नवीन पटनायक के नाम पे है और सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पवन चामलिंग के नाम पे था। पवन चामलिंग के नाम पे है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। और डीआरडीओ के द्वारा परिचित स्मार्ट क्या है? पनडुब्बी रोधी मिसाइल है, जिसका परीक्षण ओडिशा की तरफ से किया गया था। जिसका परीक्षण कहाँ से किया गया था? ओडिशा की तरफ से किया गया था। डीआरडीओ जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। डीआरडीओ जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। डीआरडीओ जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। डीआरडीओ जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। जिनके चेयरमैन थे के विकामा, अभी उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, चेयरमैन का कार्यकाल क्या गया? बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। आज के करंट अफेयर्स में हम लोगों ने इतना 10 करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा और समझा क्या कुछ होगा खास कल के करंट अफेयर्स में, जरूर देखिएगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।